Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 ठोस अवस्था के अभ्यास वाले प्रश्नों के बारे में समझेंगे। यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। सभी विद्यार्थी 7 बजे इस लाइव क्लास से जुड़िए और अच्छे से एक नोट्स को बना लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्या कारण है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो इसका उत्तर होगा, ठोसों के कणों के बीच में अत्यधिक अंतराणुक आकर्षण बल होता है, जिस कारण वे क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस के अंदर अंतराणुक जो आकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं, जिसके कारण ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। इसका उत्तर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब दूसरा प्रश्न है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? अब ठोसों को जो आयतन होता है वो निश्चित क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा, ठोसों के अणुओं में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। जो ठोस के जो अणु होते हैं उसमें बहुत कम क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वे अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर केवल कंपन कर सकते हैं। इसी कारण ठोसों को आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अर्थात ठोस के अंदर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बहुत कम होता है, और जिसके वजह से इनकी जो मध्यमान स्थिति होती हैं, जो दोनों ओर केवल कंपन कर सकते हैं। दोनों क्या कर सकते हैं? केवल कंपन कर सकते हैं। इसी कारण ठोसों को आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो अपने कॉपी में इसे उत्तर को क्या करिए? नोट करते चलिए। अब हम प्रश्न नंबर 3 समझेंगे। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ केमिकल के नाम रखे गए हैं, पदार्थ के नाम रखे गए हैं, तत्वों के नाम रखे गए हैं। इसमें से बताना है कौन अक्रिस्टलीय है और कौन क्रिस्टलीय ठोस हैं। पहला जो दिया गया है, पॉलीयूरिथेन, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेशा कांच, तांबा। इसमें से बताना है अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं। यदि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा आप नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के इस पूरे पाठ को जब ठोस अवस्था के बारे में जब समझ लेंगे तो और अच्छा से ये अभ्यास समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन होते हैं। तो पॉलीयूरिथेन जो होते हैं अक्रिस्टलीय में आते हैं, टेफ्लॉन आते हैं, सेलोफोन आते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आते हैं और रेशा कांच आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन होते हैं? तो नेपथलीन आते हैं, बेंजोइक अम्ल आते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट आते हैं और तांबा आते हैं। ये क्या हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। दोनों का अगर परिभाषा नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख लीजिए। पूरे पाठ को अच्छे से समझाया गया है। 11 भाग का वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाके एक बार ज़रूर देखिए। अब अगला प्रश्न है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? तो एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कांच अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जिसमें द्रवों की तरह बहने का गुण पाया जाता है। यद्यपि यह गुण कांच में बहुत ही क्या होता है? कम होता है। माने बहने का जो गुण होता है वह क्या होता है? कांच के अंदर बहुत कम होता है। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि कांच में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, बहुत कम होता है, इसलिए क्या है? अतिशीतित द्रव
कहा जाता है। अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो अगला प्रश्न है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? तो एक ठोस है और उस ठोस का जो अपवर्तनांक जो है सभी दिशाओं में समान रूप से क्या है, प्रेक्षित होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान है, अतः यह समदैशिक प्रकृति का है। तो ध्यान दीजिए, समदैशिक का अर्थ हो गया जिसका अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान होता है उसे समदैशिक कहते हैं। और सभी अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान नहीं होता है उसे विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं। तो समदैशिक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में क्या हो, समान है, अतः समदैशिक प्रकृति है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण क्या होता है, प्रदर्शित नहीं करता है। विदलन का गुण का मतलब टुकड़े टुकड़ों में बांटने को ही क्या कहते हैं, विदलन। विदलन का गुण जो है इसमें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या करता है, नहीं प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न का उत्तर। अपने कॉपी में इसे लिखेंगे तभी जा करके अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला जो प्रश्न है, उपस्थित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न सवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। इसको बताना है कि कौन से इसमें आयनिक ठोस है, कौन सा संयोजक ठोस है, कौन आणविक ठोस है, कौन धात्विक ठोस है, इसको छांटना है इसमें से। तो यदि आप आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस नहीं जानते हैं परिभाषा, उदाहरण, तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में नहीं जा पाते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जा कर के भी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में कौन कौन होते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट होता है, जिंक सल्फाइड होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आयनिक बंध रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये सब आयनिक ठोस कहलाते हैं। कौन कौन है, पोटेशियम सल्फेट है, जिंक सल्फाइड है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे इसमें सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस कौन कौन है, तो ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्योंकि ये क्या है, विशाल सहसंयोजक बंध रखते हैं। जो सहसंयोजक बंध होते हैं कौन कौन है, इसमें ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, और ये विशाल सहसंयोजक बंध को बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आणविक ठोस। इसमें कौन कौन से आणविक ठोस है, तो याद रखिए आणविक ठोस बेंजीन होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, जल होता है, आर्गन होता है, क्योंकि यह सब क्या हैं, आणविक बंध रखते हैं। कौन बंध रखते हैं, आणविक बंध रखते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको, तभी समझ में आएगा जब इसके परिभाषा आप पहले से जानते हैं, तब तो और अच्छा है। नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के 11 वीडियो अपलोड है, वहाँ से इस पाठ का संपूर्ण जानकारी पहले रख लीजिए, तब अभ्यास वाले प्रश्नों को बारे में समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम जानेंगे धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस कौन है, तो रुबिडियम, टीन, क्योंकि यह क्या हैं, धातु हैं। तो धात्विक ठोस में कौन कौन है, तो रुबिडियम और टीन हैं, क्योंकि यह क्या हैं, धातु में आते हैं, इसलिए धात्विक ठोस कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 को अब अच्छे से समझेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी हैं। जो ठोस ए जो है
अत्यधिक माने ठोस, एक ये जो माने ऐसा ठोस का आपको नाम बताना है जो वह कठोर भी हैं और ठोस गलित दोनों अवस्था में वो क्या हैं, विद्युत रोधी हैं। उस ठोस का क्या नाम है, तो ठोस का नाम ए रखा गया है और ए का नाम ही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा ठोस है जो गलित भी अवस्था में वो क्या हों, विद्युत रोधी हों, कठोर अवस्था में क्या हों, विद्युत रोधी हों और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है, तो आपको बताना है एक किस प्रकार का ठोस है जो यह दोनों गुण उसके अंदर है। तो ऐसे ठोस को कौन सा ठोस कहेंगे, तो इसका उत्तर लिखेंगे सहसंयोजी ठोस होते हैं या अथवा नेटवर्क ठोस होते हैं जो कठोर भी होते हैं, गलित अवस्था में वो क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं और उसे उच्च ताप पर जब पिघलाया जाता है तो वह पिघल भी जाता है। वह कौन सा ठोस है, तो सहसंयोजी ठोस कहा जाता है और उसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 7। इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, हर एक उत्तर को अपने कॉपी में नोट करिए अच्छे से। अब प्रश्न नंबर 8 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के क्या हैं, चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वह गलित अवस्था में क्या होते हैं, चालक होते हैं। अगर ठोस अवस्था में कर दिया जाए तो अवस्था में, वह ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में अगर हो जाता है तो वह चालक नहीं होते हैं। वह व्याख्या कीजिए। तो आपको इसका उत्तर लिखेंगे, पिघली या गलित अवस्था में आयनिक यौगिक आयन मुक्त करते हैं। जो पिघला हुआ रहता है, ठोस या गलित अवस्था में, गला हुआ अवस्था में रहता है, तो उसमें आयनिक यौगिक जो होते हैं आयन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, जिस कारण वे विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब यह है कि इसके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जबकि वह ठोस अवस्था में आयन प्रबल आकर्षण से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जो ठोस अवस्था में जब वह कौन सा ठोस, आयनिक ठोस की बात किया जा रहा है, तो वह आयनिक ठोस जो होते हैं वह ठोस अवस्था में क्या होते हैं, आयन प्रबल आकर्षण से जुड़े होते हैं, जिस कारण वे गति नहीं कर सकते हैं। अर्थात ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो ठोस अवस्था में रहेंगे तो वह विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक का अर्थ यह है कि उसके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। किस अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पे हो रहा है, तो गलित अवस्था में या पिघली अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और ठोस अवस्था में यहाँ पर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वह किस ठोस में ऐसा होता है, तो वह ठोस आयनिक ठोस में ऐसा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 8 को समझ में आ गया होगा, तो अपने कॉपी में नोट करते चलिए साथ में। और प्रश्न नंबर 9 है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ध्यता और तन्य होते हैं। तो किस प्रकार का ऐसा ठोस है जिसके अंदर चालक का गुण भी हो, आघातवर्धनीयता का गुण भी हो और तन्यता का भी गुण हो। तो चालक का मतलब उसके अंदर धारा का प्रवाह होता हो। आघातवर्धनीयता का मतलब कि उसे पीटने पर चादर के नुमा बन जाता हो। तन्य का मतलब उसे पीटने पर तार के नुमा बन जाता हो। तो वह कौन सा ठोस कहलाएगा, तो याद रखिए वह ठोस कौन ठोस होता है, जिसमें चालक का गुण हो, आघातवर्धनीयता हो, तन्यता हो, धन आयन बनाता हो। सब हम अभ्यास में बता चुके हैं, इसलिए आप लोग उस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। बैक में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में
11 भाग का वीडियो अपलोड है, ठोस अवस्था में 11 भाग का वीडियो अपलोड है। उस वीडियो को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो वह ठोस कौन सा ठोस होता है जिसमें यह गुण पाया जाता है? तो वह धात्विक ठोस होता है। तो उत्तर लिखेंगे विद्युत के चालक, आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? धात्विक ठोसों में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 10 समझेंगे। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई साल पेपर में आ चुका है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो उसका उत्तर अभ्यास में भी बताया जा चुका है, एक बार और यहाँ पर भी रिवीजन करते हैं। किसी ठोस का जालक बिंदु उस क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण के स्थिति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके घटक कण को स्थिति को वह क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। और यह जो होते हैं अणु आयन या अन्य किसी प्रकार के कण हो सकते हैं। यह जो जालक बिंदु होते हैं जो उनके अणु जो आयन या अन्य किसी प्रकार के वो क्या होते हैं? कण हो सकते हैं। तो जालक बिंदु का मेन आपका जो है क्या प्रदर्शित करते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण को स्थिति को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो आज इस भाग में 11 है। एक एक कोष्टिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो अभ्यास में भी पैरामीटर के बारे में चर्चा किया गया था कि पैरामीटर में आपके टोटल कितने पैरामीटर होते हैं? तो 6 पैरामीटर होते हैं। 3 कोर होते हैं और 3 इसके मध्य कोण होते हैं। इसके बारे में पहले से वीडियो में बताया जा चुका है। तो इसमें भी आप लोग यदि आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझिए और एक नोट्स को क्या कीजिए? तैयार करते चलिए। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि किसी एक एक कोष्टिका के गुणों को 6 पैरामीटरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। कितने पैरामीटरों द्वारा? 6 पैरामीटरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला जो होता है कोष्टिका के 3 कोर होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं। जो ये चित्र में दिखाया गया है कि यह कोर जो देख रहे हैं ए है, बी है और क्या है? सी है। 3 कोरे होते हैं और इसके बीच में 3 कोण बने हुए हैं। तो 3 कोण का क्या क्या नाम है? अल्फा नाम है और क्या नाम है? बीटा नाम है और क्या नाम है? गामा नाम है। तो यहाँ पे पहला में लिख लेंगे कि कोष्टिका के 3 कोर कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, बी और सी होते हैं। और कोरों के मध्य बने कोण कौन कौन हैं? तो अल्फा, बीटा तथा गामा हैं। तो इसके जो चित्र बनाया गया इस चित्र में अच्छे से जब देखेंगे तो 3 कोर है और 3 कोण है। कोर माने भुजा, इसमें 3 भुजा हो रहा है और यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं। तो 3 कोर का नाम क्या क्या है? तो ए बी सी हैं और 3 कोण का नाम है अल्फा, बीटा, गामा है। अब प्रश्न नंबर 12 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला दिया गया है खष्टकोणी और एकानताक्ष एक एक कोष्टिका में विभेद करना है। तो यहाँ लिखेंगे इन्हें पैरामीटरों के आधार पे समझा जा सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? खष्टकोणी में और एकनताक्ष जो कोष्टिका होते हैं उसमें क्या अंतर है? तो याद रखेंगे कि खष्टकोणी में जो इसके कोर होते हैं, जो भुजाएं होते हैं, ए बराबर बी होता है। यहाँ 2 भुजा बराबर होता है लेकिन तीसरा भुजा के बराबर नहीं होता है। इसमें अल्फा का मान और बीटा का मान क्या होते हैं? 90 अंश होता है और गामा का मान क्या होते हैं? 120 अंश का होता है। तो यह खष्टकोणी में 2 भुजाएं बराबर है यहाँ पर और तीसरा भुजा बराबर नहीं। और दोनों कोण क्या होते हैं? अल्फा बीटा 90 अंश का होता है और गामा 120 अंश का होता है। और एकानताक्ष में कोष्टिका में क्या होता है? यह माने इसमें जो कोरे होते हैं ए बी सी जो होते हैं वो तीनों का मान आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसे लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब इसमें तीनों कोरे के मान आपस में बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा, और अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या लिखा गया? 90 अंश। इसका मतलब यह हो गया कि अल्फा और बीटा का कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
और यहाँ गामा का मान, यहाँ गामा रहेगा, यहाँ गामा का जो मान रहेगा वह 90 के बराबर नहीं होगा। यह गामा है और ये दो मान आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन गामा का मान 90 के बराबर नहीं होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग दो प्रश्न दिया गया है। इसमें दूसरा प्रश्न है फलक केंद्री तथा अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका में आपको विभेद करना है। फलक केंद्री अभ्यास में बताया गया है कि फलक केंद्री को FCC कहते हैं और अंतः केंद्री को BCC कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो इसके ये दोनों की जो परिभाषा अगर आप जानते हैं तो दोनों की परिभाषा लिख देंगे। दोनों का परिभाषा जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे फलक केंद्री एक एक कोष्टिका। तो फलक केंद्री एक एक कोष्टिका का अर्थ क्या होता है, कहेंगे वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्टिका को फलक केंद्री एक एक कोष्टिका कहते हैं। अर्थात जो इसके अवयवी कण होते हैं यह कोने पर भी होते हैं। तो यह देखिए 8 तो कोने होते हैं, तो 8 कोने पर स्थित होते हैं और 6 फलक होते हैं। इसमें कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके आगे और इसके पीछे भी है, तो इसमें टोटल फलक कितने हैं, 6 फलक होते हैं। तो फलक केंद्री एक एक कोष्टिका का मतलब समझ में आ गया होगा। जो इनके अवयवी कण होते हैं वह कोने पर भी रहते हैं और कोने के अतिरिक्त मतलब उनके सतह पर भी स्थित होते हैं। ऐसे कोष्टिका को क्या कहेंगे, फलक केंद्री एक एक कोष्टिका कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका क्या है। तो अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका के बारे में समझेंगे तो इसका उत्तर होगा कि वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त, कोने के अतिरिक्त का मतलब यह हो गया कोने पर भी रहेगा और उसके अतिरिक्त भी किन्हीं दो विपरीत फलकों के, किन्हीं दो विपरीत फलकों के, यहाँ जैसे यह फलक है तो इसके विपरीत फलक यह हो जाएगा। तो इसमें अवयवी कण कोने पर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने पर भी है और इनके सतहों के क्या हैं, विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं। ऐसे कोष्टिका को क्या कहते हैं, अंतः केंद्री एक एक कोष्टिका अर्थात BCC कहते हैं। तो अंतः केंद्रीय एक एक कोष्टिका और फलक केंद्रीय एक एक कोष्टिका में क्या अंतर मिला है, तो उसमें क्या था कि कोने पर अतिरिक्त 6 फलकों में स्थित है अवयवी कण और इसमें जो है सामने एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत फलकों के केंद्र पर अवयवी कण स्थित हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर अब समझेंगे 13। तो प्रश्न नंबर 13 है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनी एक एक कोष्टिका के पहला कोने पर, दूसरा अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का कितना भाग सन्निकट कोष्टिका को सहभागिता होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट करना है जो घनी एक एक कोष्टिका होते हैं वह कोने पर भी बताना है और अंतः केंद्र पर भी बताना है। तो यहाँ पहले लिखेंगे 1, कोने पर उपस्थित परमाणु कितने होते हैं, तो अभी पढ़े हैं फलक केंद्री में और अंतः केंद्री में बताया गया है कि कोने टोटल 8 होते हैं। 8 अवयवी कण जो होते हैं कोने पर स्थित होते हैं। तो 8 जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कोने पर स्थित होते हैं। तो यहाँ अपने कॉपी में लिखेंगे कि कोने पर उपस्थित परमाणु 8 एक एक कोष्टिकाओं से सहभागिता होता है। अतः एक एकक कोष्टिका के लिए इसका योगदान क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। जब एक एक मतलब एक भाग की बात बताना है एक एक कोष्टिका के लिए तो क्या लिखेंगे, 1/8 होता है। यह किसके लिए होगा, कोने पर होता है। कोने के लिए बताया गया है जो एक एक कोष्टिका का योगदान क्या होगा, तो 1/8 होगा। अब दूसरा क्या बताना है, अंतः केंद्र पर। तो अब अंतः केंद्र पर क्या होते हैं, कभी इसके सतह के विपरीत होते हैं, तो कभी इसके पूरे 6 सतह पे होते हैं, कभी 2 सतह पे होते हैं, कभी केंद्र के बीचों बीच केंद्र पे होते हैं। तो उसका जो सहभागिता नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कभी सतह, अभी अब लोग पहला हम लोग क्या पढ़े हैं,
फलक में हम लोग पढ़े तो क्या पढ़े थे अभी फलक में पढ़े तो 6 फलक पे थे, और अंत में क्या पढ़े हैं 2 फलक में थे। तो इसकी सहभागिता क्या होगा, केंद्र पर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, दूसरा लिखेंगे अंतः केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु किसी भी अन्य एक कोशिका द्वारा क्या है, सहभागिता नहीं होता है, क्योंकि इसका सहभागिता नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि कभी कोने पर है कभी बीच में है, तो इसलिए इसका सहभागिता नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु किसी भी अन्य एक कोशिका में सहभागिता नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार चित्र में देख लीजिए। अब यहाँ पे 6 है, 6 फलक में है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 फलक में है। तो इसलिए क्या होगा, इसके केंद्र पे सहभागिता नहीं लेगा, लेकिन कोने पर जो है उसके सहभागिता माना जाएगा, क्योंकि इस पे टोटल 8 हैं, यहाँ पर भी 8 हैं, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है 2 हैं। तो प्रश्न नंबर 13 समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अब समझेंगे प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, एक अणु के वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी। तो एक अणु के वर्ग निविड़, तो वर्ग निविड़ पहले इसमें समझेंगे चित्र के माध्यम से, और उसके बाद से उसमें समझेंगे उप संयोजन संख्या कितना होता है। तो इस चित्र में जब समझेंगे तो यहाँ पे देखें, जब द्विविमा लिया जा रहा है इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें वर्ग जो बना हुआ है, वर्ग निविड़ जो बना है, इसमें कितने आपका समन्वय संख्या है, तो यहाँ 1 2 3 4 गोले को लेकर के बना है, इसलिए समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो समझ में आ गया होगा चित्र देखने से। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत में एक घटक कण कितने गोले से, 4 गोले से। तो लिखेंगे 4 निकटतम घटक कणों को क्या कर रहा था, स्पर्श करता है, अतः इनकी उप सहसंयोजन जो संख्या है वो क्या होगा, 4 होगी। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो वर्ग निविड़ संकुलित है उसमें द्विविमीय निविड़ संकुलन में उप संयोजन संख्या कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं, क्योंकि वो 4 गोलों को क्या किए थे, स्पर्श किए थे। तो अब प्रश्न नंबर 15 समझेंगे। एक यौगिक खष्टकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है। तो खष्टकोणीय निविड़ संकुलित एक यौगिक संरचना क्या करता है, बनाता है। इसके 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, उनमें से कितनी रिक्तियां चतुर्फलकी है। तो इसमें बताना है कि इसमें कितनी रिक्तियां जो हैं चतुर्फलकी हैं, और 0.5 में रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है, तो एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो पहले यहाँ नोट करेंगे उत्तर में, 1 मोल परमाणुओं की संख्या कितना होता है। तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। जब 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होता है तो कितने मोल में पूछा गया है, तो 0.5 मोल में तब कितना होगा, तो 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो 0.5 से 6.022 × 10⁻23 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितना होगा। अब इसका गुणा करने पर कितना आएगा, 3.011 × 10⁻23 हो जाएगा। तो इसका गुणा करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो या 1 का आपका जब इतना है तो 0.5 का मतलब उसका आधा, तो इसका जब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.011 × 10⁻, तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब बताना है चतुर्फलकी में कितने परमाणुओं की रिक्तियों की संख्या होगा। तो चतुर्फलकी में जब निकालने से पहले अब
अष्टफलकी की गणना करेंगे कि उसमें रिक्तिकों की संख्या कितना है। तो यहाँ लिखेंगे अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या। तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या जो यह परमाणुओं की जो संख्या निकला है, यही संख्या इसमें रिक्तियों की संख्या हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3.011 गुणे 10 के पावर क्या होता है 23 हो जाएगा। तो जब चतुर्फलकी निकालेंगे तो इसके पहले वाले अगर वीडियो अभ्यास वाले आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि जो चतुर्फलकी जो रिक्तियां होती हैं अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या से कितना होता है 2 गुना होता है, उसमें वीडियो में बताया गया है। तो यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए कि चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या का कितना होता है 2 गुना होता है। तो यहाँ लिख देंगे 2n लिख देंगे। यह 2n का मतलब क्या है, चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या का क्या हो गया है 2 गुना हो गया है। तो 2 उतार देंगे और n का मान जो निकला है अष्टफलकी में यहाँ नोट कर लेंगे 3.011 गुणे 10 के पावर 23। और 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 शून्य 0 और 2 3 6, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 हो जाएगा। अगर कुल रिक्तियों की संख्या निकालते हैं, कुल रिक्तियों की संख्या अगर निकालेंगे तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या और चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो यह जो मान निकला है 3.011 गुणे 10 के पावर 23 ये किसका मान है, तो यह जो है अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या है और यह जो है चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या है। दोनों का पावर 10 के पावर 23, 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब 3.011 और 6.022 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9.033 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसमें कितने चतुर्फलकी में और अष्टफलकी में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी। तो प्रश्न नंबर 16 समझेंगे। एक यौगिक 2 तत्व यम तथा यन से बना है। तत्व जो यन CCP संरचना बनाता है और यम के परमाणु, यम के ध्यान देंगे, यम के परमाणु चतुर्फलकी रिक्तियाँ का 1/3 भाग को क्या करती है अध्यासित करते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना CCP संरचना में उपस्थित यन तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या मान लेंगे यक्स है। तो इस यहाँ पे यन तत्व में परमाणु की संख्या क्या माने हैं तो यक्स मान लिए हैं। तो अब चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या कितना होगा, तो चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या अभ्यास में बताया गया है कि चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या का क्या होता है 2 गुना होता है। तो यह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यह x किसका मान है तो यन तत्व के परमाणु, यन तत्व मतलब अष्टफलकी परमाणु। तो अष्टफलकी तत्वों में जो हमारा परमाणु संख्या क्या माने हैं तो x है। तो चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा तो 2x होगा। क्यों 2x होगा, क्योंकि चतुर्फलकी रिक्तियों की संख्या अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या का क्या होता है 2 गुना होता है। अब यहाँ पे जो है प्रश्नानुसार में ध्यान देंगे। अब यहाँ क्या लिखा गया यम के, ध्यान देंगे यम के परमाणु चतुर्फलकी रिक्तियों के 1/3 भाग है। जो यम का परमाणु है, जो चतुर्फलकी जो रिक्तियों की जो संख्या है उसका कितना भाग है तो 1/3 भाग है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार यम परमाणु की संख्या, जो यम परमाणुओं की जो संख्या है 1/3 गुणे 2x। ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे लिखा गया है कि यम के परमाणु जो हैं चतुर्फलकी रिक्तियों के कितना है 1/3 भाग है। तो 1/3 गुणे 2x कर देंगे तो 2x का कितना भाग हो गया 1/3 हो गया। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा करें 2 1 का नम 2, 2x/3 हो गया। यम संबंधे यन का अब अनुपात लिखेंगे। अब अनुपात यम का मान कितना है और यन का मान क्या है, तो यम परमाणु है तो परमाणु में कितना आया है तो 2x/3 है। तो यहाँ लिखेंगे 2x/3। यह किसका मान है तो यम का मान है। अब यहाँ संबंध है तो यहाँ संबंध लिख देंगे। यन का मान कितना है तो यक्स है। यन का मान क्या है तो यक्स है, तो यहाँ पे यक्स रख देंगे। किसका मान है तो यन का मान यहाँ पे यक्स हो गया। अब यहाँ देखेंगे दोनों का हर आपस में बराबर नहीं है। अब यहाँ पे अब हर बराबर करने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर दें 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर देंगे तो हर आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से जब 3 में गुणा करेंगे तो 3x/3 हो जाएगा। अगर 3 से 3 को काट दें तो यह मान और यह मान आपस में क्या हैं बराबर हैं।
अब यहाँ देखेंगे अनुपात का नियम क्या है। अगर हर बराबर हो और अनुपात दिया है संबंध है, इसको कहते हैं अनुपात। तो यहाँ पे जब अगर हर बराबर रहता है तो ये तीन तीन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या आएगा, 2x संबंधे 3x हो गया। अब यहाँ दोनों में देखेंगे क्या बराबर है, तो x दोनों में है, तो अब x को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 2 संबंधे 3 हो गया। तो ये 2 संबंधे 3 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ हर बराबर नहीं था तो इसने 3 से यहाँ गुणा कर लेंगे अंश और हर में। अब यहाँ 3 3 बराबर हुआ, तो जब बराबर होगा तो यहाँ क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अनुपात में जब हर बराबर हो तो उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ x बराबर है तो इसको छोड़ देंगे, 2 संबंधे 3। अतः यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा, अब यम टू मतलब यम का मान यहाँ 2, यम का मान यहाँ आपका 2 है और यन का मान क्या है, 3 है, तो m2n3 होगा। तो समझ में आ गया होगा। यम का मान यहाँ कितना आया है, तो 2 आया है, और यन का मान कितना आया, तो 3 आया है, तो m2n3 उस यौगिक का क्या होगा, सूत्र होगा। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन दक्षता है। अब यहाँ पे रोमन अंक में 3 दिया गया है और तीनों में से बताना है किस जालक में उच्चतम संकुलन दक्षता है। पहला दिया गया है सरल घनी, दूसरा दिया गया है अंतः केंद्रीय घन, और तीसरा जो दिया गया है खष्टकोणीय निविड़ संकुलित जाल। तो इसमें बताना है किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होता है। तो सबसे पहले सबका जो है, जैसे सरल का, अंतः केंद्रीय, खष्टकोणीय का पहले संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे कितना किसका होता है। तो यहाँ पहला लिखेंगे सरल घनी संकुलन क्षमता कितना होता है, तो 52.4% होता है। सरल में संकुलन दक्षता का मान कितना होता है, तो 52.4। ये कहाँ से आया, यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसमें सिद्ध करके बताया गया है कि 52.4 कहाँ से आया है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, जिससे पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अंतः केंद्रीय संकुलन दक्षता कितना होता है, तो 68% होता है। खष्टकोणीय निविड़ संकुलन क्षमता कितना होता है, तो 74% होता है। अब इस तीनों में देखने से पता चला किसका सबसे अधिक है। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक किसका है, तो 74% का अधिक है। तो 74% किस में आया है, तो खष्टकोणीय निविड़ संकुलन जो हमारा है, निविड़ संकुलन क्षमता, इसमें क्या है, अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः खष्टकोणीय निविड़ संकुलित जालक की उच्चतम संकुलन क्षमता होती हैं। उच्चतम संकुलन क्षमता क्यों होती हैं, क्योंकि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसका है, तो 74 जो है अधिक है, किसका, खष्टकोणीय का है। तो इसलिए खष्टकोणीय निविड़ संकुलित जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होती है। तो प्रश्न नंबर 17 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 18 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² kg मोल इनवर्स है। अब यहाँ मोलर द्रव्यमान का मान 2.7 × 10⁻² दिया गया है। अब एक एक प्रतीक को आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ जरूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ दिया है यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा, यहाँ पे क्या है, 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाले घनी एक एक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ kg मीटर के ऊपर -3 घात है, तो घनी एक एक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मान दिया गया है इसको पहले प्रतीक में नोट करेंगे और उसके बाद उसकी प्रकृति की गणना करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है, तो 2.7 × 10⁻² दिया गया है। तो मोलर द्रव्यमान यम, मोलर द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा यम से प्रदर्शित करते हैं। 2.7 × 10⁻² kg मोल इनवर्स, एक मान क्लियर हो गया। अब कोर की लंबाई, जो कोर की लंबाई कितना दिया है, कोर मतलब भुजा, भुजा की लंबाई कितना है, तो 405
पिकोमीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे A बराबर 405 पिकोमीटर। अब ये पिकोमीटर को अब यहाँ पिको को बदल देंगे तो एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, तो यहाँ लिखना चाहेंगे तो एक पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। यहाँ लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻12 मीटर होता है। अब यहाँ पिको को हटा देंगे 10⁻12 लिख देंगे, तो 405 × 10⁻12 -12 लिखेंगे और ये हो गया मीटर। पिको यहाँ से क्या हो गया, हट गया। दो मान क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे घनत्व। घनत्व कितना है, तो 2.7 × 10⁻3 है। तो घनत्व को किससे दिखाते हैं, तो D से दिखाते हैं। तो D बराबर 2.7 × 10⁻3 kg, मीटर के ऊपर -3 घात है। तो यहाँ पे 3 मान क्लियर हो गया। अब अवगोद्रों की संख्या कितना होता है और अवगोद्रों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Na से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना मान होता है, 6.022 × 10⁻, क्या होता है, 23 होता है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसको आपको याद रखना है कि अवगोद्रों की संख्या कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 होता है। अब एक जेड का नाम है परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ परमाणुओं की संख्या की गणना करेंगे तो जेड का सूत्र होता है जेड बराबर D × A⁻3 घात × Na/m। ये किसका सूत्र है, तो परमाणुओं की संख्या है D × A⁻3 × Na/m। अब यहाँ मान को क्रमशः एक एक लाइन भरेंगे। ये किसका मान है, तो D का मान। तो D का मान कितना है, तो 2.7 × 10⁻3। तो D के जगह क्या लिखेंगे, 2.7 × 10⁻3। A का मान क्या है, 405 × 10⁻12। 405 × 10⁻12 पावर कितना हो गया, 3 घात हो गया। ये कि यहाँ पे पावर 3 है तो इसने यहाँ पे 3 लिख देंगे। Na का मान कितना है, तो 6.022 × 10⁻23 है। तो यहाँ 6.022 × 10⁻23 किसका मान भर देंगे, Na का मान भर देंगे। और यहाँ पे जो है m का मान, तो m का मान कितना है, तो 2.7 × 10⁻2। 2.7 × 10⁻2 सबका मान यहाँ पे रखने के बाद अब इसको तो ये सबका गुणा जब कर लेंगे और यहाँ देखेंगे 3 बार है, तो इसका मतलब इसका गुणा जो है 3 बार करके और इसका गुणा करके इससे जब भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा पूरा 3.99। तो इतना काम आप कर सकते हैं। इसका गुणा और इसका गुणा 3 बार पहले लिख करके सबका गुणा करके ऐसे क्या करेंगे, भाग करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3.99 आ जाएगा। लगभग कितना है, तो 4 के बराबर है। तो जेड बराबर कितना आ गया, 4। अब जब जेड बराबर 4 आ गया तो परमाणुओं की संख्या इसमें कितना आ गया, जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 होता है वह क्या होता है, फलक केंद्रीय एक कोष्टिका। उसको क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। तो FCC होता है तो उसकी प्रकृति क्या आ गया, कौन से कोष्टिका होगा, तो यहाँ परमाणुओं की संख्या जब 4 है तो इसलिए क्या होगा, फलक केंद्रीय एक कोष्टिका होता है। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 18। अब प्रश्न नंबर 19 को समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकता है। जब ठोस को गर्म करेंगे तो उसके अंदर किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकता है, इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार। तो अब ठोस को जब गर्म किया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल में एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती हैं। क्या होती हैं, जब ठोस को गर्म किया जाएगा तो उस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाती हैं, रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। गर्म करने पर कुछ जालक स्थल क्या हो जाते हैं, खाली हो जाता है और ठोस का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन क्या होती हैं, घटती हैं। तो अर्थात जब ठोस को गर्म करते हैं तो उसके अंदर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा क्यों रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि जब गर्म करने पर कुछ जालक स्थल क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। खाली के मतलब रिक्त हो जाते हैं और ठोस का जो घनत्व होता है वह क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 19 कि जब ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। तो प्रश्न नंबर अब 20 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित किस प्रकार के स्टाइयोमीट्री दोष दर्शाते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन कौन ये दो इसमें दिखाया गया है, इसमें कौन कौन से दोष होते हैं। ZNS AGBR, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर में पहला ZNS में फ्रैंकल दोष होते हैं। फ्रैंकल दोष, अब फ्रैंकल दोष की परिभाषा आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां जाकर के फ्रैंकल दोष, साटकी दोष, रिक्तिका दोष के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। और तो उस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए, तब अभ्यास वाले प्रश्नों को जब हल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो है AGBR, तो AGBR जो है वो क्या है, फ्रैंकल दोष भी होता है और क्या होता है, साटकी दोष भी होता है। तो ये कौन कौन से दोष हो गए समझ में आ गया। ZNS के अंदर कौन से दोष होते हैं, तो फ्रैंकल दोष होते हैं। और AGBR के अंदर कौन से दोष होते हैं, तो फ्रैंकल दोष होते हैं तथा साटकी दोष होते हैं। अब प्रश्न नंबर 21 को समझेंगे। समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनात्मक को अशुद्धि के तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तियों किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। करा समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनात्मक को अशुद्धि के तरह मिलाने पर आयनिक ठोस रिक्तियों किस प्रकार क्या होती हैं, प्रविष्ट होती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे अधिक संयोजकता वाली, ध्यान देंगे, अधिक संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने पर वह एक या अधिक कम संयोजकता वाले आयनों को इस प्रकार विस्थापित कर देती है कि उसकी उदासीनता परिवर्तित न हो। उनमें से एक स्थान पर अधिक संयोजकता वाले आयन आ जाते हैं जबकि शेष स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अधिक जो संयोजकता वाले जो अशुद्धियाँ मिलाने पर वह एक या एक से अधिक कम संयोजकता वाले आयनों को क्या करते हैं, विस्थापित कर देती हैं, जिससे उनकी उदासीनता परिवर्तित न हो। उनमें से एक स्थान से अधिक संयोजकता वाले आयन क्या होते हैं, आ जाते हैं, जबकि शेष स्थान पर रिक्त उत्पन्न होती हैं। जैसे वह कौन कौन से इसमें केमिकल होते हैं, तो NaCl में घटना होती है और AlCl3 मिलाने पर होती हैं। तो NaCl में किसको मिलाएंगे, Al3 को जब मिलाते हैं तो यह जो हमारी रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 21 समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 22 समझेंगे। जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिकय दोष के कारण ऋण आयनिक रिक्तियाँ होती हैं वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर, धातु अधिकय दोष में ऋण आयनिक रिक्ति के स्थान पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। जो धातु अधिकय जो दोष में क्या होते हैं, ऋण आयनी रिक्त के स्थान पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है, जिस कारण वह यौगिक रंग प्रदर्शित करता है। जैसे NaCl को Na के वाष्प में गर्म करने पर वह पीला रंग प्रदर्शित करता है। जब NaCl को Na मतलब सोडियम के वाष्प में गर्म करते हैं तो किस रंग का रंग हो जाता है, पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, यह तब समझ में आएगा जब आप अभ्यास के थ्योरी वाले अगर आप पूरे वीडियो देखे होंगे तो इसे अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब प्रश्न नंबर 23 समझेंगे कि वर्ग 14 के तत्व, जो वर्ग 14 के तत्व N प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करता है, यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, N प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। N प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसमें अधिक संयोजकता वाला पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिलाया जाना चाहिए। अतः यह तत्व समूह 15 के होना चाहिए।
तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 24 समझेंगे। किस प्रकार के पदार्थ से अच्छे अस्थायी चुम्बक बनाए जा सकते हैं? लौह चुम्बकी अथवा फेरी चुम्बकी? अपने उत्तर को औचित बताइए। तो इसका उत्तर होगा लौह चुम्बकी पदार्थ से अस्थायी चुम्बक बनाया जा सकता है। अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए किस चुम्बक पदार्थ का प्रयोग करेंगे? तो लौह चुम्बकी पदार्थ का प्रयोग करेंगे, जिससे अस्थायी चुम्बक बनता है, क्योंकि उसमें सभी डोमेन चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं? चुम्बकित हो जाते हैं और उसका चुम्बकीय आघूर्ण बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि फेरी चुम्बकी में ऐसा नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा कि लौह चुम्बकी अस्थायी लौह चुम्बकी किसमें अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए किस चुम्बक का प्रयोग करेंगे? तो लौह चुम्बकी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आज जो है ठोस अवस्था के अभ्यास के प्रश्न समाप्त हो गए। कल से विलयन चैप्टर चालू होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे आईएमपी चैप्टर विलयन। बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। तो प्रतिदिन ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे।